तो पिछली कक्षा में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की बात की थी और आपको आदर्श राज्य की विशेषताओं के बारे में बताया था कि प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमने पहली दार्शनिक शासक के सिद्धांत, दूसरी निरंकुश शासन की, न्याय की व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था की बात की थी। और जो अगली प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता है वो ये है कि नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में जो आदर्श राज्य का वर्गीकरण करता है आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर करता है, और आत्मा के 3 तत्वों में वह सबसे प्रमुख विवेक को मानता है जो कि शासक वर्ग में निहित है। दूसरा आत्मा का तत्व शौर्य और साहस को मानता है जो कि सैनिक वर्ग में निहित है। और समाज का जो तीसरा वर्ग है जिसमें आत्मा का प्रमुख तत्व वो मानता है क्षुधा या भूख को या इंद्रिय तृष्णा को, जिससे वह उस आत्मा के 3 तत्व में निहित गुण के आधार पर तीसरा समाज का वर्ग उत्पादक वर्ग मानता है। तो इस प्रकार प्लेटो नागरिकों के 3 वर्गों की बात करता है। पहला वर्ग जो है वह है शासक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। इस तरह से प्लेटो 3 वर्गों की बात करता है, नागरिकों के 3 वर्गों की बात करता है। फिर है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का मतलब है कि आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर उसने समाज के 3 वर्गों का जो है निरूपण किया है, 3 वर्गों को बनाया है। और 3 वर्ग, शासक वर्ग है वो अपना कार्य शासन का कार्य करे, सैनिक वर्ग प्रजा की सुरक्षा का कार्य करे, और उत्पादक वर्ग उन दोनों के जो शेष बचे हुए कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करे। इस तरह से जो समाज में कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के द्वारा जो समाज के 3 वर्ग हैं वो 3 वर्ग अपना अपना कार्य विशेष दक्षता लिए हुए करें। अगला जो है इसका विशेषता है वह है कि नर नारियों के समान अधिकार। प्लेटो देखिए स्त्री और पुरुष दोनों को वह शिक्षा के अधिकार की बात करता है। स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षा का अधिकार है। इसी तरह से जो वह शासक वर्ग के लिए केवल पुरुषों को नहीं श्रेष्ठ स्त्रियों को भी वह शासन कला के लिए उपयुक्त मानता है। तो दोनों को वह क्या है समान अधिकार की बात करता है। अगली विशेषता है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो के आदर्श राज्य की अंतिम विशेषता यह है कि यह है सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करता है। कहने का मतलब यह है कि सर्वाधिकारवादी राज्य वह होता है जिसमें राज्य व्यक्ति से ज्यादा महत्व रखता है और राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत को जिसमें माना जाता है। इसमें राज्य की निरंकुश शक्तियों की बात होती है। उसी तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य में भी हमें जो उसका दार्शनिक शासक है वह निरंकुश शक्तियों से पूरी तरह से हम उसे संपन्न मानते हैं कि जो है दार्शनिक राजा जो है वह निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी वह उसे ये कहता है कि जो राजा जो है वह निरंकुश शक्तियां होने के बावजूद भी संविधान से क्या है बंधा हुआ है। तो देखिए अब हम आदर्श राज्य की विशेषताओं के बाद में इसके दोष की बात करते हैं।
आदर्श राज्य के दोष। आदर्श राज्य के दोष में देखिए, पहला दोष वो ये मानता है कि आदर्श राज्य का पहला दोष है कि इसमें स्वतंत्रता का क्या है, निषेध है। इसमें स्वतंत्रता जो कि वर्तमान शासन पद्धति में, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक होती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात इसमें की जाती है, जो कि आदर्श राज्य में हमें नहीं देखने को मिलती। दूसरा दोष ये है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत जो है अनुचित है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत अनुचित है। इस तरह से आत्मा के तीन तत्वों पर समाज का वर्गीकरण करना और समाज का वर्गीकरण करने के बाद में अलग अलग वर्ग को अलग अलग कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये क्या है, बहुत ही असहज है। तो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत समाज के तीनों वर्गों को अलग अलग कार्य करने की बात करता है। तो किस तरह से ये आत्मा के तीन तत्व हैं और आत्मा के तीन तत्वों पर समाज के तीन वर्ग जो है अपने अपने हिसाब से कार्य करें, ये सर्वथा क्या है, अनुचित है। अगला जो है वह है कि उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा इसमें की गई है, क्योंकि प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत में, अपने शिक्षा के सिद्धांत में, वह समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग उत्पादक वर्ग है उसको इससे बिल्कुल अलग मानता है। और इस तरह से प्लेटो समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग, जिसे अरस्तु ने मध्यम वर्ग कहा है, प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के नाम से उसे परिभाषित किया है, इसकी उपेक्षा करता है। अगला जो पॉइंट है वह है कि शासन की निरंकुशता को स्थापित करना, यह दार्शनिक शासक के द्वारा शासन की निरंकुशता को स्थापित करने की बात करता है। इस प्रकार से प्लेटो जो है वह निरंकुश शासन को स्थापित करता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी है। फिर है शासन के आवश्यक तत्वों की उपेक्षा, उपेक्षा हमें प्लेटो के आदर्श राज्य में देखने को मिलती है कि शासन के आवश्यक तत्व यानी कानून का अभाव इसमें देखने को मिलता है। न्यायालय, इसका अभाव हमें देखने को मिलता है कि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में केवल नैतिकता की बात करता है और केवल नैतिकता के आधार पर हम कानून और न्यायालय को क्या कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कानून और न्यायालय, कानूनी शक्ति होती है, उसके द्वारा ही क्या होता है, राज्य में न्याय स्थापित हो पाता है। तो केवल नैतिकता के आधार पर हम न्याय की बात नहीं कर सकते। फिर अगला जो है वह है कि प्लेटो जो है दास प्रथा के संबंध में मौन है। प्लेटो दास प्रथा के संबंध में क्या है, मौन है, जबकि अरस्तु दास प्रथा को उचित मानता है, जबकि प्लेटो ने दास प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, वह बिल्कुल मौन रहता है। इसका मतलब वह दास प्रथा को स्वीकारता भी हो सकता है, नहीं भी स्वीकारता। तो प्लेटो दास प्रथा के संबंध में कुछ भी नहीं कहता है। तो इस प्रकार से प्लेटो
के आदर्श राज्य के ये दोष हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय को स्थापित करना चाहता है, साम्यवाद को स्थापित करना चाहता है, शिक्षा की बात करता है, और इस प्रकार वह अपने आदर्श राज्य को नैतिकता के आधार पर पूरी तरह से स्थापना की बात करता है कि नैतिकता के आधार पर एक ऐसा राज्य हो जो कि आदर्श हो, एक आइडिया हो, एक पैराडाइम हो, जो कि लोगों के लिए क्या हो, एक उच्च आदर्श हो, कि इसे प्राप्त करना क्या है, मेरा क्या है लक्ष्य है। तो इस तरह से प्लेटो अपने आदर्श राज्य को नैतिक आधारों पर स्थापित करता है, जो कि हमें इसकी आलोचनाओं के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य एकमात्र कपोल कल्पना है, जो कि क्या है, अव्यवहारिक है, जिसे व्यवहार में आज तक नहीं लाया गया है। तो देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य के बाद में आपका एक प्रश्न और कई बार आता है कि प्लेटो क्या एक फांसीवादी विचारक है, या प्लेटो के विचारों में हमें फांसीवाद के जो तत्व देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम फांसीवाद से प्लेटो के विचारों की समानता और असमानता देखते हैं कि प्लेटो के विचारों में साम्यवाद है या नहीं। साम्यवाद नहीं, फांसीवाद। प्लेटो के विचारों में या प्लेटो के दर्शन में हमें फांसीवाद की झलक देखने को मिलती है अथवा नहीं। तो इस तरह का प्रश्न आता है, तो उसमें हम समानता और असमानता दोनों को लेते हैं। तो देखिए, अब हम करते हैं तो प्रश्न ये आता है, क्या प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है? यानी प्लेटो के दर्शन में हमें फांसीवाद दिखाई देता है। तो देखिए, हम पहले फांसीवाद को समझते हैं। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य की सर्वोच्चता मानी गई है, और राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत की बात यह करता है। ये विचारधारा राज्य की पूजा करती है और व्यक्ति की तुलना में राज्य को जो है ज्यादा महत्व देती है। तो ये है फांसीवादी विचारधारा, जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल विरोधी है, और यह कुलीन तंत्र में विश्वास करती है, कुछ व्यक्तियों के शासन में बात करती है, निरंकुश शासन की बात करती है, तानाशाही शासन की बात करती है। इसे हम क्या कहते हैं? फांसीवादी विचारधारा, जिसमें राज्य को पूजा जाता है और व्यक्ति को स्थान नहीं दिया जाता। तो देखिए, हम देखते हैं प्लेटो और फांसीवाद में, प्लेटो और फांसीवाद में समानता। देखिए, प्लेटो और फांसीवाद में पहली समानता यह है कि दोनों ही लोकतंत्र विरोधी हैं। दोनों ही लोकतंत्र विरोधी विचारधाराएं हैं। प्लेटो भी लोकतंत्र की बात नहीं करता, सर्वाधिकारवादी शासन की बात करता है, और फांसीवाद भी इसकी बात करता है। फांसीवाद एक व्यक्ति के शासन की बात करता है, यानी तानाशाही की बात करता है। अगली समानता है, दोनों ही निरंकुश शासन की समर्थक है। निरंकुश शासन की बात करते हैं। प्लेटो भी दार्शनिक राजा के द्वारा निरंकुश शासन की बात करता है, और फांसीवाद भी एक व्यक्ति के द्वारा तानाशाही शासन की बात करता है। अगली समानता है
दोनों ही अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं। दोनों ही अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों की बात करते हैं, अधिकारों की बात नहीं करते हैं। अगली समानता है, दोनों ही राज्य की सर्वोच्चता, दोनों ही राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। राज्य की सर्वोच्चता की सिद्धांत की बात करते हैं कि राज्य क्या है, सर्वोपरि है। और इस तरह से प्लेटो और फासीवाद दोनों ही राज्य की सर्वोच्चता, सर्वोपरिता की बात करते हैं कि राज्य सर्वोच्च है। अगला है राज्य की सर्वोपरिता में व्यक्ति गौण है और राज्य क्या है, प्रमुख है। राज्य की सर्वोपरिता में व्यक्ति तो क्या है, गौण है, और राज्य क्या है, प्रमुख है। और राज्य की सर्वोपरिता में व्यक्ति को क्या कर देते हैं, व्यक्ति स्वाहा हो जाता है और राज्य क्या हो जाता है, सर्वोच्च हो जाता है। यानी व्यक्ति की बलिवेदी पर राज्य का महिमा मंडन करना, यानी व्यक्ति को नष्ट करके, व्यक्ति को आघात पहुंचाकर राज्य को सर्वोपरि मानना और राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। तो इस तरह से इन दोनों में समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या समानता है, प्लेटो और फासीवाद में। असमान, पहली असमानता है, प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, जबकि फासीवाद एक यथार्थवादी अवधारणा है। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, जबकि फासीवाद एक यथार्थवादी अवधारणा है, क्योंकि इसमें अपने सिद्धांतों को व्यवहार के धरातल पर उतारा गया है और ये सिद्धांत व्यवहारिक है, जबकि प्लेटो अव्यवहारिक है। दूसरा अंतर है, प्लेटो का नैतिक है
जबकि फासीवाद ने नीति के स्थान पर राजनीति को महत्व दिया है। देखिए, प्लेटो का आधार नैतिक है, जबकि फासीवाद ने नीति के स्थान पर राजनीति को ज्यादा महत्व दिया है और नीति को राजनीति का अनुगामी बना दिया है। अगला अंतर है, प्लेटो का सिद्धांत अव्यावहारिक है, जबकि फासीवाद व्यवहारिक अवधारणा है। जबकि फासीवाद व्यवहारिक अवधारणा है। प्लेटो का सिद्धांत अव्यवहारिक है, जो कि आज तक इसे व्यवहारिक जगत पर लागू नहीं किया गया है, प्लेटो के किसी भी सिद्धांत को। जबकि फासीवाद, हमने देखा कि फासीवाद इटली में मुसोलिनी ने फासीवादी विचारधारा को क्या किया, अपनाया और फासीवाद का प्रचार प्रसार उसने किया। तो इस तरह से फासीवाद एक व्यवहारिक अवधारणा है, जबकि प्लेटो का सिद्धांत क्या है, अव्यवहारिक है। अगली विशेषता है इसकी असमानता की। अगली असमानता है फासीवाद साम्राज्यवादी अवधारणा है, जबकि प्लेटो का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि फासीवाद साम्राज्यवादी अवधारणा है, जो कि साम्राज्य के विस्तार की बात करता है, जबकि प्लेटो अपने विचारधारा में ऐसे किसी भी साम्राज्यवादी विचार की बात नहीं करता है। प्लेटो का जो उद्देश्य है वह साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं करना है, जबकि फासीवाद का उद्देश्य है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इस प्रकार से फासीवाद साम्राज्यवादी अवधारणा है, जबकि प्लेटो जो है वह नैतिक आधारों पर, नीतिगत आधारों पर अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन करता है। और इस तरह से प्लेटो ने साम्राज्यवाद का क्या किया है, बिल्कुल विरोध किया है। तो इस प्रकार से प्लेटो और फासीवाद में हम समानता और असमानताओं को देखने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि यह कहना बहुत ही गलत होगा कि प्लेटो एक फासीवादी विचारक है, क्योंकि फासीवादी विचारधारा प्लेटो से मेल जरूर खाती है, कुछ विशेषताएं उसकी मिलती हैं प्लेटो से, लेकिन हम ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्लेटो एक प्रथम फासीवादी विचारक था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की विचारधारा फासीवाद की विशेषताओं से मिलती तो जरूर है, लेकिन प्लेटो को यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्लेटो एक फासीवादी विचारक है। तो देखिए, इस प्रकार से प्लेटो का हमने व्यापक रूप से
हमने अध्ययन पिछली कक्षाओं में किया। प्लेटो का हमने साम्यवादी सिद्धांत पढ़ा, हमने प्लेटो की न्याय व्यवस्था पढ़ी, हमने प्लेटो का शिक्षा व्यवस्था पढ़ी, हमने प्लेटो का आदर्श राज्य पढ़ा, हमने प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत पढ़ा। तो इस तरह से हमने प्लेटो को बहुत ही व्यापक रूप से हमने स्टेप बाय स्टेप पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो अब प्लेटो के बाद में आपका एक अगला जो विचारक है वह है अरस्तु। तो प्लेटो के बाद में हम उसके बाद में जो अगला विचारक आपका आता है अरस्तु, उसके बारे में पढ़ते हैं कि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक उसे कहा जाता है। जहाँ प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, उसके विपरीत अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, जबकि उसके विपरीत जो अरस्तु है वह एक यथार्थवादी विचारक है और उसने अपने सिद्धांतों को यथार्थ के धरातल पर उतारा। जहाँ प्लेटो एक कपोल कल्पना के आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, वहीं अरस्तु अपने सिद्धांत को यथार्थ के धरातल पर उतारकर उन्हें व्यवहारिक जगत पर अपनाने की बात करता है और उसके सिद्धांतों को हमने व्यवहार में लाया हुआ भी है। तो इसलिए प्लेटो का जो सिद्धांत है वह अव्यवहारिक है, जबकि अरस्तु का सिद्धांत, जो अरस्तु का जो दर्शन है वह क्या है, व्यवहारिक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक होने के कारण अपने सिद्धांतों को नैतिकता और मात्र आदर्श पर ही खड़ा करता है, जबकि अरस्तु अपने सिद्धांतों को यथार्थ के धरातल पर, यानी अपने सिद्धांतों को वास्तविकता देते हुए उन्हें व्यवहारिकता प्रदान करता है। तो देखिए अरस्तु के बारे में हम देखते हैं। देखिए आपका प्लेटो के बाद में अरस्तु आपका अगला टॉपिक आता है और अरस्तु का नाम यथार्थवादी विचारकों में लिया जाता है, क्योंकि अरस्तु ने अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिकता के आधार पर प्रतिपादित किया। कैसे? देखिए अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अपने सिद्धांतों को बहुत ही व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक और पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के आधार पर उसने अपने सिद्धांतों का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। तो अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है और अपने सिद्धांतों को वो वैज्ञानिकता के आधार पर उनका प्रतिपादन करता है। तो देखिए अरस्तु की सबसे प्रमुख जो पुस्तक है वह है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इसकी प्रमुख रचना है। और प्लेटो ने अपनी पॉलिटिक्स जो लिखी वो 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में उसने अपनी इस पुस्तक का निर्माण किया, अपनी इस पुस्तक की रचना की। तो प्लेटो, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इसे राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब आप के मन में प्रश्न आया होगा कि इसे राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले प्लेटो ने
इस विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्त किया। सबसे पहले प्लेटो ने जब 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो राजनीति विज्ञान में एक नई अध्ययन पद्धति का उसने आविष्कार किया, जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक व आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। देखिए, अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद में राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक और आगमनात्मक अध्ययन पद्धति की शुरुआत की, जिसे सबसे पहले करने का श्रेय अरस्तु को दी जाता है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले राजनीति विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की और इसे अन्य समाज विज्ञानों से अलग कर इसे स्वतंत्र विषय के रूप में नई पहचान दी। इसे अन्य समाज विज्ञानों से अलग करके इसे स्वतंत्र विषय के रूप में नई पहचान दी, क्योंकि पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों की तरह ही इसका मिला जुला स्वरूप था। समाज शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, इतिहास से। तो अब जब अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में राजनीति शास्त्र के अध्ययन में इसे वैज्ञानिक पद्धति का इसमें समावेश किया, तो इस वैज्ञानिक पद्धति का समावेश करने के बाद में अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान की उपमा से अलंकृत किया। तो इस प्रकार से अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में इसे परिवर्तित किया। इसका श्रेय अरस्तु को जाता है और राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों से अलग कर इसे एक अन्य विषय के रूप में इसे स्वतंत्र पहचान देने का जो श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है।